लिखिए, आगे लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। पहला लिखिए, नो टैक्स ऑन रेमिटेंस। नो टैक्स ऑन रेमिटेंस। लिखिए, एनी इनकम already taxed on accrual basis, consequently remitted to India, is not chargeable to tax at the time of remittance, irrespective of the residential status। अब देखिए, ये क्या बोल रहा है कि भैया चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, जो इनकम आप ऑलरेडी बाहर कमा लिए हो, वो इनकम को अगर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सोच कर देखिए, मान लीजिए कि मैं यूएस में रहता था और यूएस में मैं सारा का सारा आज तक अपना जो भी पैसा कमाया यूएस में कमाया, मेरा सारा पैसा मैं अपने यूएस के बैंक अकाउंट में रखा। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन में इंडिया
शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। तो मैं इंडिया वापस जब मतलब इंडिया आया, इंडिया आने के बाद मैंने इंडिया में एक बैंक अकाउंट खुलवाया और जो मैंने पैसे कमाए थे यूएस में वो सारा का सारा पैसा मैंने इंडिया वाले मेरे बैंक अकाउंट में रेमिट करवा लिया। तो इंडिया के मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो वो जो पैसे आए वो मेरा इंडिया का इनकम नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ क्या है, कैश रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लिखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिए नो डबल टैक्सेशन, नो डबल टैक्सेशन, नो डबल टैक्सेशन। चलिए मैं सिंगल इसी इंक से लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या इंक चेंज करने के चक्कर में ये बहुत स्लो हो जा रहा है। देखिए नो डबल टैक्सेशन इन इफ द इनकम इज इंक्लूडेड, लिखिए इफ द इनकम इज included in total income, in total income and taxed on accrual basis, comma the same shall not be once again taxed on receipt basis, receipt basis। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपकी कोई एक इनकम आपने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली है और एक्रूअल बेसिस पे आपने उसको इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स दे दिया है, तो बाद में जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा आपको एक्चुअल में रिसीव हो तब उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर सुमित के पास 5 हाउस है, 5 हाउस है। जो मिस्टर सुमित क्या करता है, मिस्टर सुमित इन सबको रेंट पे देता है, इन सबको रेंट पे देता है और हर एक घर से उसको कितने पैसे मिलते हैं, मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, तो बताइए सुमित की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 हाउस इंटू 1 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए एक महीने के इंटू 12 मंथ्स, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 60 लाख रुपए। लेकिन इसमें से जो मार्च महीने का पैसा है ना, ये मार्च महीने का पैसा उसको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल में रिसीव होगा। ठीक है, तो इसने फिर भी क्या किया, मार्च महीने भी इस इनकम को माना और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, जब उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इसने अपना टोटल इनकम क्या बताया, इसने बताया भैया 5 लाख रुपए इंटू पूरे 12 महीने बताया, उसने मार्च को भी इंक्लूड कर लिया एंड टोटल 60 लाख के ऊपर उसने क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। अब यही 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए उसको मिले कब, अप्रैल महीने में। कौन सा महीने का, मार्च महीने का, जो कि पिछले साल का है। तो जब अप्रैल में मिला, अप्रैल में एक्चुअल में क्या हुआ, उसको एक्चुअल में उसको पैसे रिसीव हुए, तो जब रिसीव हुए ना तब से दोबारा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर दोबारा से टैक्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डबल टैक्सेशन। सिंपल सी बात है, सेम इनकम के ऊपर आप लोग सिर्फ एक ही बार टैक्स लगा सकते हो, दोबारा टैक्स नहीं लग सकता।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। कौन से साल की इनकम के ऊपर हम टैक्सेबिलिटी लगाएंगे, टैक्सेबल करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस ईयर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो खाली यहां पर एक चीज लिख लीजिए, क्या, द इनकम शुड बी रिलेटेड, द इनकम शुड बी, द इनकम शुड बी, अजी बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, ओहो, द इनकम शुड बी रिलेटेड टू दी प्रीवियस ईयर, टू दी प्रीवियस ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर की इनकम को टैक्सेबल नहीं करोगे आप जो भी करोगे प्रीवियस वाली इनकम को करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कैश वर्सेस काइंड की जो इनकम हो रही है ना, द इनकम मे बी, द इनकम मे बी इन कैश और इन काइंड, कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। समझ में आया? चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको आगे का। हो गया यहां तक? अमित भैया, हाँ हेलो, जैसे कि आप कल का एक मिनट डाउट था, जितने प्लेयर समझ लीजिए आईपीएल होगा इस साल इंडिया में, इमेजिन कर लीजिए इंडिया में होगा, जो प्लेयर बाहर से आएंगे तो वो लोग तो इनकम करेंगे, तो वो लोग को भी टैक्स देना पड़ेगा, है, उसका अलग क्योंकि वो प्रोविजन लोग है। तो 180 डेज के लिए इंडिया। देखो बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल लोगे ना तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या बोला गया कि अगर कोई प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट होगा, और अगर वो रेसिडेंट होगा तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। समझ में आया? उसके अलावा अब आप खुद सोचिए कि ये आईपीएल वाला जो आपने जो एग्जांपल लिया, यहां पर करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए कौन कमा रहा है, नॉन रेसिडेंट कमा रहा है। ठीक है ना? तो सरकार ने क्या किया, आगे चल के एक चैप्टर है आपका, चैप्टर 192 का सीरीज, जिससे चलो इसको ये कंफ्यूज हो जाओगे, एक चैप्टर आपका आएगा टीडीएस का चैप्टर। ठीक है सर, हाँ, सर इस वाले केस में तो जो आप पढ़ाए थे वही तो होगा रेसिडेंशियल स्टेटस वाला, ना कि बता, अगर वो इतना डेज तक रहा तो। अगर रेसिडेंस वाला अगर स्टेटस हो तो यार लोग तो जो बाहर बाहर के फॉरेनर लोग हैं वो लोग तो 30 40 50 दिन 80 दिन का आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं, और उसी उतने दिन में करोड़ों रुपए छाप के चले जा रहे हैं। तो उस केस में टीडीएस का प्रोविजन ये कहता है कि जो पर्सन है, याद है एसएससी इन डिफॉल्ट, द पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम इनकम। तो मान लो जैसे बीसीसीआई ने क्या करा है, बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करा रही है आईपीएल, और बीसीसीआई फिर पे करेगी किसको, प्लेयर लोग को। तो जब बीसीसीआई प्लेयर लोग को पे करेगी तो क्या करेगी, माइनस टैक्स, वो टैक्स काट लेगी, और टैक्स काटने के बाद फिर पेमेंट करेगी, और इनके ब्याह में ये टैक्स किसको जमा कर देगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये प्रोविजन लाया गया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर आईपीएल जैसे खेल वगैरह में करोड़ों रुपए बाहर के लोग आके यहाँ पर इंडिया में कमाते हैं। आज बीसीसीआई पैसा कहाँ से देगा उन लोगों को? जो आईपीएल करवाता है, आईपीएल में क्या होता है, टिकट्स वगैरह बेचते हैं स्टेडियम की, तो वो टिकट से जो पैसे आते हैं गेम करवा के, वही बीसीसीआई की कमाई हुई। और वो लोग जो मैच देखने आ रहे हैं इंडिया के लोग हैं, मतलब पैसा अल्टीमेटली कहां से जनरेट हो रहा है, इंडिया से ही जनरेट हो रहा है। तो वो लोग भी कहां से कमाए, इंडिया से कमाए, और इंडिया से तुम कमा रहे हो और तुम इंडिया को टैक्स नहीं दोगे, ये बात इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो सेक्शन जो टीडीएस वाले जो प्रोविजन है, वहां पर एक सेगमेंट ऐसा दे दिया गया कि अगर आप किसी फॉरेनर को अगर पैसे दे रहे हो तो भैया उसके ऊपर जितना टैक्स बनना चाहिए ना उतना टैक्स काट लो, और बाद में उसको बाकी का पैसा दो। सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए किसी का अगर 1 करोड़ रुपया अगर इनकम आया तो उससे माइनस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 10%,
या फिर 20%, मान लो 10%, तो इससे क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और बैलेंस पार्ट जो है 90 लाख रुपए ये चले जाएंगे उस फॉरेनर क्रिकेटर को। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? और बाकी जो इंडियंस जो बाहर जाते हैं खेलने के लिए, उनका तो जैसे नॉर्मल लगता है वैसे ही होगा ना, उनका तो इतना नॉर्मल, डेज वाला कैलकुलेशन होगा। देखो जो इंडियन है ना, देखो अब यहाँ पर आपको जो मैं लिखा है अभी, ये देखिए, किसी भी अगर आप टेबल देखोगे, ये देखिए, ये टेबल देखिए आप लोग, ये टेबल है हमारा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, है ना। अगर कोई इंडियन क्रिकेटर है, मान लो MS धोनी है, ठीक है, MS धोनी कौन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि इंडिया में ही रहता है, वो तो मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहता है। तो अगर उसका फॉरेन इनकम भी आया, वो बाहर गया, अभी दुबई में जाके IPL खेल के आएगा, वहां जाके पैसे कमाएगा, तो वो इनकम भी क्या हो जाएगी उसकी, टैक्सेबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो जो इनकम कमाया, हालांकि इसको पैसे यहाँ पर इंडिया का BCCI ही पेमेंट करने वाला है, इंडिया में ही पैसा रिसीव करेगा, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लो MS धोनी बाहर गया और बाहर जाके उसको मैन ऑफ द मैच का उसका प्राइज मिला 5 लाख रुपए का, वो जो मैन ऑफ द मैच उसने पैसा कमाया वो इंडिया में नहीं कमाया, वो पैसा कौन दे रहा है, फॉरेनर दे रहा है। अब फॉरेनर के टैक्स के हिसाब से अगर वो लोग को बोला जाएगा तो उसका 5 लाख का जो इनकम है उसे टैक्स काट के उसको बाकी का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो वो वहां पर कोई भी टैक्स नहीं काटा और 5 लाख का 5 लाख पूरा MS धोनी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया, तो वो 5 लाख रुपया MS धोनी को इंडिया में रिसीव हुआ ये माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स काट लिया जाएगा। तो ये पर ये जो केस है आपका कि फॉरेनर इनकम भी MS धोनी की टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आया आपको? देखिए ना, डीम्ड इनकम वाला केस। हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जब हमने हमारा नोट्स लिखना शुरू किया था ना, तो यहाँ पर मैंने, अरे यार, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कुछ नोट्स लिखे थे, जस्ट 1 मिनट, आज ये कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। ये देखिए, इंडियन इनकम किस किस को माना जाएगा, अगर आपने इंडिया में रिसीव करी है तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा। अगर वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में ही रिसीव हुआ, एक्चुअल में इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, बट डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या आ गया सर, उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 8, और सेक्शन 8 हमको बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अभी उसको डिस्कस नहीं किया है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देन एक्रूड इन इंडिया, अगर वो इनकम आपकी इंडिया में एक्रू हुई, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा इंडिया में घर है और मैंने वो घर भाड़े पे लगा रखा है, ठीक है, तो घर के भाड़े से जो भी इनकम हो रही है जनरेट, वो मेरा क्या हो रहा है, इंडिया में एक्रूड हो रहा है। मान लो मैंने पैसे इंडिया में किसी बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, तो जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट के जो पैसे के जो इंटरेस्ट बन रहा है वो एक्रूड टू बी इन इंडिया, इंडिया में एक्रू हो रहा है, ठीक है ना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। तो हमको नेक्स्ट क्लास में क्या करना पड़ेगा, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए सेक्शन 8 और 9 को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसी के बाद हमको ये पता चलेगा कि कौन सी इनकम किस पर्सन के लिए, ROR के लिए, RNOR के लिए या नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल इंडिया में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का पोस्टमार्टम करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का अभी तक जो हमने लिखा, क्या आपको उसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो चलिए आज, हाँ बोलो मानस। बैंक में जो सर हाँ, सर बैंक में जो हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जब पहले 10 लाख डिपॉजिट किए तो उसमें टैक्स कट जाएगा, फिर जो इंटरेस्ट होगा उसमें से देना पड़ेगा ना? सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। आप लोग से भी मैं ही बोलूंगा कि जो भी ऐसे क्वेश्चन है रियल लाइफ के जो आप देख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिए यहाँ पर, तो क्या इनकम टैक्स को डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा, अदरवाइज ये बहुत बोरिंग लगेगा। अब ये देखिए, जैसे मान लो इसका क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, हमने एक बैंक में एक 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट में कैसे करा होगा, सोचिए जरा। डेफिनेटली मैंने 10 लाख रुपए कमाए होंगे, और जब जब मैं कमाया होगा तब तब इसके ऊपर रेस्पेक्टिव टैक्स दे दिया होगा। तो आज की तारीख में मेरे पास बैंक में 10 लाख रुपए थे, तो मैंने क्या किया, इस इनकम के ऊपर जो कि मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, उस पैसे से मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स डिपॉजिट का। तो अब दोबारा से जैसे ही मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, इस 10 लाख के ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इस FD के ऊपर फॉर एग्जांपल मान लो
10% मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,00,000 रुपए। अब ये 1,00,000 रुपए मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो गया, तो इसके ऊपर मेरा क्या होगा? इसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मान लो टैक्स कितना लग रहा है? 10%। तो बैंक क्या करती है? 1,00,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट का देती है मेरे एफडी में, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाता है एफडी का? 11,00,000 रुपए। लेकिन बैंक फिर क्या करती है? टैक्स के नाम का पैसा काट लेती है और वो जमा करा देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे नाम पे। तो बैंक ने काट लिया मान लो 10,000 रुपए मेरे अकाउंट से, तो ये कितना हो गया? 10,90,000 रुपए। समझ में आपको? फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इसके ऊपर 10% बैंक मेरे को फिर से इंटरेस्ट देगी, तो कितना हो जाएगा? 109,000 1,09,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट देगी। क्या गया ये? इंटरेस्ट इनकम। अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 119,9000 मेरा एफडी का बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें से बैंक माइनस कर देगी क्या? जितना मेरा ये इनकम हुआ, इस इनकम का 10% फिर से माइनस कर लेगी, यानी कि 109,000 और फिर बैलेंस जो पार्ट बचेगा ये मेरा बैलेंस रह जाएगा मेरा एफडी में। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से उसका टैक्सेशन चलता है। समझ में है आपको? मानस, डाउट क्लियर हुआ? और अगर हम बाहर यस बाहर सर, के लेकिन बैंक सर में करेंगे सर तो इंटरेस्ट भी 2,50,000 होना चाहिए ना, सब मिल के, मतलब उसके देखो, बाद लेंगे ना, कि कुछ अलग प्रोविजन होता है? अलग प्रोविजन है। अगर मान लो कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुमने एफडी किया 10,00,000 रुपए का, मान लो तुम बूढ़े हो चुके हो और तुमने अपना जीवन भर का जो भी पूंजी था 10,00,000 रुपए का, उसने तुमने उसको क्या किया? बैंक में जमा कर दिया ताकि तुमको इंटरेस्ट का पैसा आता रहे और तुम उसको पैसे को खा पाओगे। तो साल भर का तुम्हारा इनकम कितना हो रहा है यहाँ पर? 1,00,000 रुपए। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया बिलो, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ठीक है, तो बिलो 3,00,000 रुपीज। तो यहाँ पर तो टैक्स कटना ही नहीं चाहिए। अब अगर इसके ऊपर भी अगर आपका 10% 10,000 रुपए टैक्स कट जाए तो यार तुम तो बुढ़ापे में तकलीफ में आ जाओगे। तो सरकार बोलती है कि सुनो भैया, अगर आपका ऐसा सिनेरियो है ना, तो आप हमको फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H, अगर नॉर्मल पर्सन है तो 15G और सीनियर सिटीजन है तो 15H, एक फॉर्म है, आप वो फिलअप करके दीजिए। ठीक है, आप क्या करोगे? आप ये फॉर्म फिलअप करोगे और आपकी बैंक को दे दोगे और बोल दोगे सुन भाई बैंक, मेरा और कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, मेरा जो इंटरेस्ट का इनकम आएगा वो भी सिर्फ थोड़ा सा 1,00,000 रुपए ही है, यानी कि 2.5 लाख से कमती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप प्लीज मेरे इनकम के ऊपर टैक्स ना काटें। अगर आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हो तो फिर बैंक क्या करती है? बैंक आपको डायरेक्टली 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट दे देती है, वो भी टैक्स नहीं काटती, टैक्स नहीं काटती। अब इनकम टैक्स वाले बोलेंगे बैंक को, ए बैंक तू तो एसएससी इन डिफॉल्ट बन गया, तुझे टैक्स काटना चाहिए था, तू नहीं काटा। तब बैंक क्या करेगा? आपने जो फॉर्म दिया था 15G या फिर 15H, वो सबमिट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखो सर, ये जो बंदा है, ये बंदा मेरे को फॉर्म 15G लिख कर दिया है, इसकी और कोई इनकम नहीं है, इसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से अंदर में आती है, दैट्स व्हाई मैंने टैक्स नहीं काटा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यस सर। दीक्षा, आप भी कुछ पूछ रहे थे, आपका डाउट क्लियर हुआ? सर मैं बोली थी अगर बाहर, इंडिया के बाहर जो बैंक में अगर मेरा कोई मतलब अकाउंट होगा और उसमें मुझे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा तो? इसके ऊपर डिस्कशन करने में मजा कब आएगा? जब हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को अच्छे से समझ लेंगे, तब हमारा डिस्कशन और मीनिंगफुल हो जाएगा। यूजुअली आप बाहर भी कमा रहे हो तो सबसे पहले बाहर वाले देश का इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है हमको वो देखना पड़ेगा। वहां अगर टैक्सेबल हो गया और वो इंटरेस्ट अगर इंडिया में आया तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा चीज, अगर बाहर वाले देश में उसने टैक्स नहीं लगाया और वो पैसा अगर मैं इंडिया में लेके आया तो यस टैक्स लगेगा। ये सिंपल सा प्रोविजन है। एंड और ज्यादा डीपली पता चलेगा कब? जब हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को समझ लेंगे। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ छोड़ के आना, सारे बंधन तोड़ के आना। कल की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। भैया, सुमित भैया, हाँ चिराग। अरे ट्यूशन रहता है इसलिए मेरे को लेट होता है, वो प्रॉब्लम। मैं आज भी था, कल आपके भी साथ है। आपने कब लिंक शेयर कर दिया, ठीक है? ओके ओके बाय, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।